हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और किस तरीके से बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और किस तरीके से टेंडर की पूरी प्रक्रिया होती है। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस को वन बाय वन करके चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो ही आप एक एक करके पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें बात करना है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को भी रहने देते हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, मीन्स जिसके पास लाइसेंस हो और जो अदर डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट को चाहिए होता है वो उनके पास हो और डायरेक्ट टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बैक टू बैक, यानी सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट वे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि ये जिनके पास लाइसेंस होते हैं उनसे काम लेकर काम करते हैं। एंड थर्ड वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर लेबर प्रोवाइड कराता है। जनरली जो बड़े काम होते हैं वहाँ पर बल्क में लेबर चाहिए होता है, जो कि किसी कंपनी को प्रोवाइड कराने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये लोग लेबर प्रोवाइड कराते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बैक टू बैक, यानी सब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि छोटे छोटे काम करना तो चाहते हैं लेकिन वे लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज उनके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। फ्रेंड्स, सब कॉन्ट्रैक्ट हम दो तरीकों से ले सकते हैं। पहला यह है कि कोई रजिस्टर्ड कंपनी है जिसने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, उसने अपना रेट कोट किया और टेंडर आने के बाद उन्होंने अपना मार्जिन रखा और मार्जिन रखने के बाद उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग रेट कोट करती हैं। हो सकता है कि जो छोटे वेंडर्स हो वो उस रेट पर काम ना कर पाए और उनको लॉस का सामना करना पड़े। यहाँ पर क्या होता है कि हमें यह नहीं पता चल पाता जनरली कि यह जो टेंडर है वो कितना परसेंट बिलो है, क्योंकि हमारे पास जो शेड्यूल मिला होता है वो बिलो होने के बाद उसके बाद फिर उनका जो मार्जिन होता है उसको रखने के बाद या फिर कोई मीडिएटर ऑर्डर है वो अपना मार्जिन रखने के बाद उसके बाद आपको टेंडर देते हैं। अब सेकंड क्या ऑप्शन हो सकता है? तो सेकंड ऑप्शन यह है कि कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर रेट कोट कर रहा है, यानी कि टेंडर रजिस्टर्ड वेंडर ने एक टेंडर उसे दे दिया या सब कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही साइट से टेंडर ले लिया, वहां से उसने टेंडर को समझा, उसने रेट कोट किया और ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर उसने टेंडर में पार्टिसिपेट किया और उसका टेंडर आ गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि जो जिसे काम करना है उसने अपना रेट कोट किया तो एक अच्छा खासा मार्जिन वो अर्न कर सकता है। अब बात करते हैं कि टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड वेंडर के पास होने ही चाहिए विद लाइसेंस। यदि कहीं लाइसेंस अप्लीकेबल है तो लाइसेंस भी चाहिए होता है। सेकंड, ईएमडी 2% ऑफ टेंडर अमाउंट। ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यह 2% होता है जो कि टेंडर अमाउंट के 2% के बराबर होता है। तो यह हमें इन फेवर ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है उनके फेवर में एक डीडी बनवाना पड़ता है जो कि 2% का होता है। इसके बाद हम रेट कोट करते हैं, क्या रेट हमें डालना है, परसेंटेज रेट। इसके बाद L1 यदि हम आ जाते हैं यानी लोवेस्ट वन आ जाते हैं तो हमें पीजी सबमिशन करना होता है जो कि 3% ऑफ टेंडर वैल्यू, जो हमारा रेट कोट करने के बाद जो टेंडरिंग अमाउंट आ रहा है यानी एस्टिमेट कॉस्ट आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, उसका 3% हमें सबमिट करना होता है। जैसे ही हम 3% सबमिट कर देते हैं तो हमारा जो यह 2% ईएमडी अमाउंट है यह हमें वापस मिल जाता है। यदि मान लीजिए कि हमारा टेंडर नहीं आता है तो यहीं से आपको आपका जो ईएमडी है वो वापस मिल जाएगा।
इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, वर्क ऑर्डर बनता है और वर्क स्टार्ट विद एग्रीमेंट साइन, यानी कि वर्क ऑर्डर एक एग्रीमेंट साइन होता है वेंडर और डिपार्टमेंट के बीच में, और उसके बाद हम काम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। यदि वो काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से काम कर सकते हैं और सेफेस्ट वे क्या है, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे हम सेफेस्ट वे को अपने ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यह मानता हूं कि एक्चुअली मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि आपको सेफेस्ट वे समझा दूं। तो मैं यह मानता हूं कि जो डायरेक्ट वेंडर है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उनसे यदि आपका डायरेक्ट संपर्क है तो ऐसे में जो फ्रॉड के केसेस है वो 90% चांसेस होते हैं कि ऐसे केसेस ना ही हो, क्योंकि जो रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं वो जनरली काम कराना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, वो मिलकर काम करना चाहते हैं, अपना टीम बिल्डअप करना चाहते हैं। फ्रॉड केसेस कहाँ होते हैं, जब हम किसी मीडिएटर के थ्रू काम लेते हैं तो हो सकता है कि वो मीडिएटर किसी कंपनी को जानता हो या नहीं जानता हो और उसने 2-4 10,000 20,000 50,000 रुपये खा लिए हो। इस तरीके के फ्रॉड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं CPWD और PWD का रजिस्टर्ड वेंडर हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो उनके साथ कोई मैं फ्रॉड कर पाऊँ, क्योंकि यदि मैं फ्रॉड करता हूँ तो जिस डिपार्टमेंट में वे काम कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे, वहाँ पे मेरी कंपनी का नाम ऑटोमेटिक खराब होगा। तो मैं तो यह चाहूँगा कि दिए हुए समय में काम खत्म करके और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हुए अपना बिल बनाएं और पेमेंट ले। दैट्स इट। मेरी कंपनी है प्रगति इंटरप्राइजेज, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अब इसमें यदि आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप टेंडर देख सकते हैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2% जो EMD लगेगा वो आपको खुद ही कंसर्न ऑफिसर के नाम से बनवाना होगा। इसके बाद यदि आप L1 आ जाते हैं तो 3% जो PG अमाउंट है वो भी आपको बनवा कर सबमिट करना होगा और ये 2% EMD आपको वापस मिल जाएगा। ये आपको इसलिए करना होगा क्योंकि कई केसेस में ऐसे होते हैं कि हमने टेंडर में पार्टिसिपेट करके 2% EMD अपना सबमिट कर दिया और आपका कुछ भी नहीं लगा और इन केस आप यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं तो मजबूरी में ये काम मुझे करना पड़ेगा या मुझे छोड़ना पड़ेगा। और यदि मैं छोड़ता हूँ तो जनरली 2% जो EMD है वो मेरा फॉरफिट हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए यह जो सिस्टम है यह काफी अच्छा है। 2% आप अपना EMD बनवाइए, सबमिट कीजिए, उसके बाद 3% अपना PG सबमिट कीजिए और अपना रेट कोड कीजिए और काम शुरू कीजिए। आपके पास क्या है, आपके पास आप एक रजिस्टर्ड वेंडर ही तो नहीं हो। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास एक लाइसेंस नहीं है तो आप इस नाम से काम कर रहे हो, बस दैट्स इट। आप जो भी एक रजिस्टर्ड वेंडर जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से आप पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके काम कीजिए ना। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में आपके लिए काफी जो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है इनको भी आप समझ लेंगे और आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब आगे यदि आपको साइट पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, इट मीन्स कि कुछ काम समझ में नहीं आता तो कंसल्ट JE या AE से आप समझ सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे इंजीनियर आपके साइट पर जाकर उन पूरे कामों को लेकर आपको गाइड करेंगे और किस तरीके से ठीक से उस काम को कंप्लीट किया जाए इसके बारे में भी गाइड करेंगे। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसे ही काम स्टार्ट किया था और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना खुद को रजिस्टर्ड करने से पहले सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि यदि एक्सपीरियंस नहीं लेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर से तो क्या होता है कि हमें कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और फाइनली हम अपना लाइसेंस, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप काम शुरू कीजिए। यदि आपको टेस्टिंग भी करना है हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे टेंडर से टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं भी आपका टेस्टिंग कर लूँगा कि आप कैसे हैं, आप भी मेरा टेस्टिंग करके एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। अब बात आती है सेफेस्ट वे
तो आप MOU बनवा सकते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है कि क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें दोनों पार्टियों के बीच बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी समझ में भी आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।